हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटे के बटन को जरूर दबाएं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आप लोग इसके मेन जो हम लोगों ने नोट्स तैयार किए हैं उसके आप लिख पाओगे। तो आप लोगों से कुछ मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या है। नंबर 2, सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, कौन है, कौन सा है। नंबर 3 नंबर प्रश्न आप लोगों से यह पूछा जाता है कि मिलिंद पन्ना और में किसका वर्णन किया गया है। आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाता है कि कल्हण की राज तरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न यह पूछा जाता है आप लोगों से कि वेद कितने होते हैं। इन सभी के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, कितने भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कि जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। इन सभी प्रश्नों के आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। देखते हैं, कल हम लोगों ने मुद्रा राक्षस तक पढ़ लिया था। आप लोग हमारे इसके भाग प्रथम और द्वितीय को जरूर देखें। अगर नहीं देखें तो आप लोग देख लेना, क्योंकि इसके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम शुरू करते हैं। मुद्रा राक्षस भारत के राजनीतिक इतिहास का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल के कथानक को लेकर लिखे गए विशाख दत्त के संस्कृत नाटक में उस समय के समाज का चित्रण किया गया है। प्रबंध चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग चार्च को कहा जाता है। इस पुस्तक की रचना 1305 ईस्वी में की गई थी। इस पुस्तक से 14वीं शताब्दी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। कार्तिक कौमुदी ये संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ है। सोमेश्वर द्वारा रचित इस काव्य से चालुक्य वंश इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। महाभाष्य महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया। महाभाष्य वैसे तो व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है, किंतु इसमें कहीं कहीं राजे महाराजाओं एवं जनतंत्रों की घटना चक्र का विवरण भी मिलता है। अष्टाध्यायी पाणिनि रचित संस्कृत व्याकरण का एक सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय, इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है। इसका भारतीय भाषाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव है। साथ ही इसमें यथेष्ट इतिहास विषयक जानकारी भी उपलब्ध है। मालविका अग्निमित्र ये कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। ये 5 अंकों का नाटक है, जिसमें माल देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम विवाह का वर्णन दिया गया है। इसकी जो कहानी है वो हम इनके अग्निमित्र उनके विवाह का वर्णन भी दिया गया है। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी ये एक नाटक है। संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक है। इसके रचनाकार महाराजा शूद्रक है। इसके रचनाकार कौन है? महाराजा शूद्रक। और नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र आधुनिक पटना है। और भारत के अनुसार 10 रूपों में से ये मिश्र प्रकरण का सर्वोत्तम निर्देशन है और शूद्रक गुप्त काल में उत्पन्न हुए थे और उनका प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है आप लोगों के मानचित्र से संबंधित कि पाटलिपुत्र कहाँ पर है। जैसे पाटलिपुत्र दे दिया नक्शे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारत के नक्शे में
बिहार, बिहार के अंदर आप लोग उसकी राजधानी पटना पर अंकित कर दोगे, जो पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अन्य कथा साहित्य एवं कोश साहित्य, इसमें विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, गुड़ाडे की कथा मंजरी और क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर, अमर सिंह का अमर कोश आदि प्रमुख है। और इनमें तत्कालीन समाज की जानकारी तो मिलती है, ये ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आगे आते हैं क्षेत्रीय और विदेशी साहित्य। सबसे पहले हम क्षेत्रीय ग्रंथ पढ़ेंगे। क्षेत्रीय ग्रंथ में क्षेत्रीय साहित्य कौन सा है देखते हैं। प्राचीन तमिल साहित्य, संगम साहित्य। यहां से एक प्रश्न आता है कि संगम साहित्य के नाम से कौन सा साहित्य जाना जाता है। आप लिखोगे तमिल साहित्य, तेलुगु ग्रंथ और राजस्थानी ग्रंथ। प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था। इसमें देखते हैं, इसमें चोल और पल्लव शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। तमिल साहित्य के प्रणेता कौन है? अगस्त्य ऋषि। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तमिल साहित्य भारत तथा श्रीलंका की द्रविड़ भाषा तमिल का रचना संसार है। शास्त्रीय संस्कृत में लिखित साहित्य के अलावा तमिल भारत का प्राचीनतम साहित्य है। तेलुगु ग्रंथ, तेलुगु साहित्य में ये तेलुगु ग्रंथ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दुर्जटी कृष्णदेवराय इसमें प्रमुख है। तेलुगु ग्रंथ में दुर्जटी कृष्णदेवराय विजयम विजयनगर के राज्य के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धियों की जानकारी देता है। राजस्थानी भाषा के ग्रंथ, राजस्थानी ग्रंथ है उनके कवि या लेखक और उनकी रचनाएं चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ कानड़दे प्रबंध, बिट्ठू सुजाराव, जेतसिरो छंद, सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, बांकीदास की ख्यात और नैणसी का नैणसी की ख्यात। तो इनके बारे में हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का विशेष वर्णन किया गया है। इसके रचयिता राव चंदबरदाई भट्ट पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज कवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को भी प्रोत्साहित करते थे। यानी जब कभी भी पृथ्वीराज अपनी सेना को लेकर के युद्ध के लिए जाते थे तो उनकी सेना को वीर रस की कविताएं सुना करके उनको हौसला अफजाई करते थे। आगे देखते हैं कानड़दे प्रबंध। कानड़दे प्रबंध राजस्थान के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली ऐतिहासिक कृति है, अर्थात रचना है। इस कृति के रचयिता पद्मनाभ है। यानी कानड़दे प्रबंध आपको पूछा जाए कि इसके रचयिता कौन है तो आप कहोगे पद्मनाभ। राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद एक ऐतिहासिक कृति है जिसकी रचना बीटी सूजा के द्वारा की गई थी और डिंगल भाषा के इस ग्रंथ से बीकानेर पर मुगल बादशाह के पुत्र शहजादा कामरान द्वारा किए गए आक्रमण एवं बीकानेर के शासक राव जेतसिंह द्वारा उसे हराए जाने का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। वंश भास्कर, वंश भास्कर 19वीं शताब्दी में रचित राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पिंगल काव्य ग्रंथ है। याद रखना, पिंगल काव्य ग्रंथ है। इसमें बूंदी राज्य एवं उत्तरी भारत का इतिहास तथा राजस्थान में मराठा विरोधी भावना का उल्लेख किया गया है। वंश भास की रचना चारण कवि सूर्यमल मिश्रण ने की गई थी। देखो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर के बटन को जरूर करें और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। बांकीदासरी ख्यात। कवि राजा बांकीदास आसिया का जन्म 1771 ईस्वी में जोधपुर राज्य के पंचभद्रा परगने के भाड़ियावास गांव में हुआ था। ये अपने जमाने के डिंगल भाषा के श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं। इन्होंने 26 ग्रंथों की रचना की जिनमें से बांकीदासरी ख्यात सर्वप्रथम रचना है। यह राजस्थान के इतिहास से संबंधित घटनाओं पर लिखा गया 2000 फुटकर टिप्पणियों का संग्रह है। अब आते हैं विदेशी साहित्य। प्रश्न यहां से भी आता है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी विदेशी साहित्य के योगदान पर प्रकाश डालिए। अब आते हैं, देखते हैं क्या है यूनानी साहित्य। सबसे पहले पढ़ते हैं
यूनानी लेखक कौन कौन थे? मेगास्थनीज, टेडियस टेशियस, हेरोडोटस, टोलमी, निरियाकस, प्लिनी, आनेसिक्टस, एरिस्टोबुलस, स्ट्रेबो, एरियन, स्काइलेक्स। महत्वपूर्ण यूनानी साहित्य: इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, टोलमी का भूगोल, प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ द वॉर और स्ट्रेबो का भूगोल, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब देखते हैं क्या है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। इसमें इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। यूनानी विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य के समाज एवं आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी इसमें मिलती है। यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि मेगास्थनीज के इंडिका में किसके इतिहास का वर्णन मिलता है, तो आप बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य के समाज एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं टोलमी का भूगोल। टोलमी ने दूसरी सदी ईस्वी में भारत का भौगोलिक वर्णन लिखा। उसने अन्य लेखकों के वर्णन के आधार पर अपना वर्णन लिखा था, अतः उसके वर्णन में अनेक भूलें हैं, परंतु फिर भी उसके वर्णन से हमें अनेक महत्वपूर्ण बातें मालूम होती है। प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री ये हमें दी गई है। प्लिनी ने अपना वर्णन पहली सदी ईस्वी में लिखा। भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में भी उसका वर्णन बहुत उपयोगी है। आगे आते हैं, देखो स्ट्रेबो का भूगोल। ईसा की प्रथम शताब्दी यूनानी यात्री स्ट्रेबो ने अनेक देशों की यात्रा की, जिसमें संभवतः भारत भी शामिल था। उसने अपने ग्रंथ जियोग्राफी में भारत संबंधी महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक जानकारी दी है। उसका भारत विषयक वर्णन चंद्रगुप्त मौर्यकालीन इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इतिहास में इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन इसमें यह लिखा है कि यूनानी लेखकों ग्रंथों में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का उल्लेख करना आवश्यक है। इस पुस्तक के यूनानी लेखक का नाम इतिहास में ज्ञात नहीं है, और उसके विषय में इतना पता है कि वो यूनान का रहने वाला है, किंतु मिस्र में जाकर रहने लगा था। उसके 80 ईस्वी के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा की, और उसने अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम और इनका आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम भी लिखे हैं। आगे देखते हैं विदेशी विवरण में चीनी विवरण। चीनी यात्री फायान, इत्सिंग, हेनसांग और सुंगयुन। फायान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था और 14 वर्षों तक भारत में रहा। उसने भारत के संदर्भ में विशेष रूप से बौद्ध धर्म के संबंध में लिखा, और उसने अपने विवरण में तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में कुछ विशेष नहीं लिखा फायान ने। आगे देखते हैं हेनसांग, अति महत्वपूर्ण हेनसांग। देखते हैं हेनसांग हर्षवर्धन यानी सम्राट हर्ष के समय 629 से 644 ईस्वी में भारत आया था और 16 वर्षों तक भारत में रहा, और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार से कौन सा चीनी प्रसिद्ध है, यानी कि चीनी यात्री प्रसिद्ध, आप कहोगे हेनसांग। और किसके समय आया था? सम्राट हर्ष के समय। उसने अपनी पुस्तक सी यू की, इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की, याद रखना अब अति महत्वपूर्ण है। भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया है। इसमें उसने भारत की धार्मिक दशा का बौद्ध धार्मिक दशा के साथ तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया है, और भारतीयों के रीति रिवाजों और शिक्षा पद्धति पर भी इन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला है। अब आते हैं इत सिंह। इस सिंह ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 ईस्वी से 688 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया। वह बौद्ध समूह तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थानों के साथ साथ भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में भी लिखा। आगे देखते हैं सुंगयुन। चीनी यात्री सुंगयुन 520 ईस्वी के लगभग भारत आया था। उसने अपनी यात्रा विवरण में तत्कालीन भारत के पश्चिमी सीमागत देशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसने वैशंतर जातक के लीला स्थलों का सविस्तार वर्णन किया, जो उद्यान जनपद के आसपास अवस्थित थे। दोस्तों, जो भारतीय इतिहास के स्रोत में वंशावलियों का जो महत्व है वो हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इसका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हाँ, एक बात आप विशेष रूप से ध्यान दें कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल आगे वाले वीडियो के साथ में।